हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, जो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और आने वाली परीक्षाओं में भी आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, तो उसका लोगो इस प्रकार का होता है और इसके बाद में ये उसकी बिल्डिंग है, अभी नई बिल्डिंग बनी है, ठीक है, पहले पुरानी बिल्डिंग थी। और इसके बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है, ये आप इसे याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है, तो यह एक संवैधानिक संस्था है। फ्रेंड, याद रखना, क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका प्रावधान है। और संविधान के किस भाग में इसका प्रावधान है, तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में राज्य में या हमारे मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में किया गया है, इसलिए इसको हम संवैधानिक संस्था के नाम से भी जानते हैं या इसे संवैधानिक संस्था भी कहा जाता है। इसके बाद जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो नए मध्य प्रदेश के निर्माण के साथ ही मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के खंड 3 के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये अधिनियम का नाम आपको ध्यान रखना होगा, जो हमने आपको अभी बताया है, ठीक है। और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये समय भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, उसी वर्ष और उसी तारीख को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर आयोग ने वर्ष 1957 से कार्य करना प्रारंभ किया था और वर्ष 1958 में आयोग ने प्रथम परीक्षा का आयोजन शुरू किया था और तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग निरंतर कार्यरत है या निरंतर परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना में अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, सचिव होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसमें सदस्य होते हैं। तो सदस्य कौन है फ्रेंड इसमें, तो सदस्य इसमें 4 होते हैं और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष और सदस्यों की। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है इंदौर में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे DB रेगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको हमेशा इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष का नाम बता दूं तो आगे आने वाले समय में फिर अध्यक्ष बदल सकता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ये बदलते रहते हैं, तो आपको अपडेट करके याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान में आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, यह निश्चित संख्या का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके बाद में जो आयोग की संरचना होती है, तो आयोग की संरचना का निर्धारण हमारे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, मतलब सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, ये सब हमारे राज्यपाल निर्धारित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना या इसका ढांचा किस प्रकार का है, ये आप इसमें देखिए। तो इसमें सबसे उच्च पद पर होता है अध्यक्ष, ठीक है, कौन होता है, अध्यक्ष होता है। फिर उसके बाद में उसके नीचे होते हैं 4 सदस्य, जो आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में एक इसमें होता है सचिव, ठीक है फ्रेंड। ये हम आपको क्या बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना बता रहे हैं या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ढांचा है, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सचिव हो गया। अब सचिव के अंडर में कौन कौन काम करते हैं, तो सचिव के अंडर में एक उप सचिव होता है, फिर एक अपर परीक्षा नियंत्रक होता है, फिर इसके बाद में उप परीक्षा नियंत्रक होता है, फिर उसके बाद में उप नियंत्रक होता है। तो ये सचिव के अंडर में या सचिव के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद में जो उप सचिव होता है, तो उप सचिव के अंडर में कौन होते हैं, तो उप सचिव के अंडर में अवर सचिव होता है। फिर इसके बाद में लेखाधिकारी होता है। फिर इसके बाद में एक अवर सचिव होता है, ठीक है, अवर सचिव होता है। फिर इसके बाद में अनुसंधान विश्लेषण अधिकारी होता है। ये उप सचिव के नियंत्रण में रहकर कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो आगे हम आपको बताएंगे कि जो अपर परीक्षा नियंत्रक है, इसके नियंत्रण में रहकर कौन काम करेंगे। इसके बाद में उप परीक्षा नियंत्रक है, फिर उप नियंत्रक है। ये इन तीनों के नियंत्रण में रहकर एक अवर सचिव काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि जो अपर परीक्षा नियंत्रक होता है, इसी के नियंत्रण में रहकर अवर सचिव काम करता है। फिर जो उप परीक्षा नियंत्रक होता है, इसके नियंत्रण में एक अवर सचिव काम करता है। फिर इसके बाद जो उप नियंत्रक होता है, इसके नियंत्रण में अवर सचिव कार्य करता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और तो आगे देखिए इसमें जो अनुभाग अधिकारी होता है, तो यह अनुभाग अधिकारी किसके नियंत्रण में रहकर कार्य करता है, तो यह अवर सचिव के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है, ठीक है। और जो अनुभाग अधिकारी होता है, ठीक है, तो यह अनुभाग अधिकारी किसके नियंत्रण में रहकर कार्य करेगा, तो यह लेखा अधिकारी के नियंत्रण में रहकर कार्य करेगा, जो हम आपको इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो लेखा अधिकारी के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है अनुभाग अधिकारी, और अनुभाग अधिकारी के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है कनिष्ठ लेख अधिकारी। ऐसे ही इधर जो उप नियंत्रक द्वितीय होता है, तो यह किसके नियंत्रण में कार्य करेगा, तो यह अवर सचिव, ठीक है, यह अवर सचिव के नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। और जो उप नियंत्रक द्वितीय होता है, यह इसके नियंत्रण में रहकर कौन कार्य करेगा, तो उप नियंत्रक द्वितीय के नियंत्रण में अनुभाग अधिकारी कार्य करता है। तो यह हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना होती है या इसका ढांचा होता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो इनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 316 में प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उधर संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य कोई सा भी राज्य का लोक सेवा आयोग हो, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद में इनकी योग्यता के बारे में देखिए, तो इनकी योग्यता के बारे में हमारे संविधान में अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद में फिर भी इनकी योग्यता क्या रखी गई है, तो यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे इनका कार्यकाल कितना होता है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष होगा, ठीक है, कितना होगा, 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो या तो 6 साल पहले हो जाए या 62 वर्ष पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो जाता है तब तक ये अपने पद पर रहकर कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। और ये अध्यक्ष या सदस्य हमारे राज्यपाल को संबोधित करके कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, आ रहा समझ में, तो ये कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं या अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके बाद उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखना फ्रेंड। हमारे मध्य प्रदेश में इन अध्यक्ष और सदस्यों को हमारे राज्यपाल नियुक्त तो करते हैं, परंतु राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकते। तो इन्हें हटाने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास है, लेकिन डायरेक्ट हमारे राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकते, इनको उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे हमारे संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया कैसे होती है, तो जब हमने आपको संघ लोक सेवा आयोग
के बारे में पढ़ाया था, तो उस समय हमने अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया आपको बताई थी, लेकिन फिर भी इनकी प्रक्रिया के बारे में आप सुन लीजिए। तो इनकी प्रक्रिया क्या है हटाने की? जब इन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगता है या कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है और उच्चतम न्यायालय इसकी जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल करने के बाद में इन पर लगाए गए आरोप, किन पर? लोक सेवा आयोग के, मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर जो आरोप लगाए गए हैं, यदि उच्चतम न्यायालय इन्हें सही ठहराता है तो हमारे वो राष्ट्रपति इन्हें, अध्यक्ष को और सदस्यों को राष्ट्रपति इनके पद से हटा देते हैं। ठीक है, ये इनके हटाने की प्रक्रिया होती है फ्रेंड। इसके बाद देखिए, राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो हमारे राज्यपाल किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में, तो कौन सा अध्यक्ष? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी परिस्थितियां होती है? तो इसके लिए 2 परिस्थिति है, जिसमें पहली परिस्थिति है कि जब अध्यक्ष का पद खाली हो या जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, और दूसरी परिस्थिति है कि जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा है। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है या किसी और कारण से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो इन 2 परिस्थितियों में हमारे राज्यपाल किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक अध्यक्ष पुनः अपना कार्य न संभाल ले या कोई नया अध्यक्ष नियुक्त न हो जाए, तब तक इस कार्यवाहक अध्यक्ष को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए कि अनुच्छेद 318। तो अनुच्छेद 318 इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उधर कौन करते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में तो उधर हमारे राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं, और यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग या हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इनके सदस्य होते हैं, तो इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण हमारे राज्यपाल करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर नोट देखिए, तो नोट है कि संविधान प्रावधानों या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः उसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में यदि किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दूसरी बार वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह सदस्य पुनः सदस्य के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अनुच्छेद 319। तो अनुच्छेद 319 में प्रावधान है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को अपने पद मुक्ति के बाद नियुक्ति के संबंध में उपबंध करता है, और इस उपबंध के तहत, ठीक है, तो इसमें आगे क्या प्रावधान है ये हम आपको बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 319 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 319 बोलता है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अपनी पदमुक्ति के बाद नियुक्ति के संबंध में कुछ प्रावधान हैं। तो कौन से हैं वो देखिए इसमें आगे। तो पहला है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य भी स्वयं राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई सदस्य है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष भी बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे
अगला है इनकी पद मुक्ति के बारे में प्रावधान। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं इनकी पद मुक्ति कैसे होगी। तो इनकी पद मुक्ति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 317 में प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं या निम्नलिखित परिस्थितियों में इन्हें पदमुक्त कर सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में इन्हें पद से मुक्त कर सकते हैं। तो पहला है या पहली परिस्थिति है कि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, मतलब कि जो अध्यक्ष है या सदस्य हैं यह दिवालिया हो गया हो। और दूसरा कारण है या दूसरी परिस्थिति है कि अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी लाभकारी नियोजन में लगा हो, अर्थात उसने कोई लाभ का पद ग्रहण कर लिया हो। इस परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटा देंगे। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए या राष्ट्रपति को यह पता हो जाए कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या इसका कोई सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है या अपने पद पर बने रहने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति इन अध्यक्ष या सदस्यों को पद से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, अगली परिस्थिति है कि साबित कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर। तो साबित कदाचार मतलब कोई गलत व्यवहार इन पर सिद्ध हो जाए। कदाचार का मतलब क्या होता है, बुरे व्यवहार। ठीक है, एक सदाचार होता है, कदाचार होता है। सदाचार मतलब अच्छे व्यवहार, कदाचार मतलब बुरे व्यवहार। तो जब इन पर कदाचार का आरोप लगता है और ये कदाचार इन पर सिद्ध हो जाए, ठीक है, या इन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगता है और यह दुर्व्यवहार का आरोप इन पर सिद्ध हो जाए, तो क्या होगा, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हमारे महामहिम मतलब हमारे राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा देते हैं। राज्यपाल नहीं हटाते हैं, ध्यान रखना। राज्यपाल नियुक्त तो करते हैं परंतु राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद में राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। और इसकी प्रक्रिया हटाने की मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए आगे, अब आगे देखिए आयोग की स्वतंत्रता। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है हमारे संविधान के द्वारा। तो ये कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। तो पहली स्वतंत्रता है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पदावधि की सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब कि जब आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर रहते हुए कार्य करेंगे तो इन्हें इनके पदावधि की सुरक्षा प्रदान की गई है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इनके पद से संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत ही हटाया जा सकता है। मतलब हमारे भारतीय संविधान में इनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है उसी प्रक्रिया के तहत इन्हें हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी और प्रक्रिया से नहीं। मतलब हमारे राष्ट्रपति इन्हें हटा तो सकते हैं लेकिन संविधान में जो प्रक्रिया का वर्णन है उसी प्रक्रिया के तहत हटाएंगे, अन्यथा नहीं हटाएंगे। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। मतलब जो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनको पेंशन, वेतन, भत्ते ये सब कहाँ से दिए जाएंगे, तो हमारे मध्य प्रदेश की या राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला पॉइंट आता है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात इनके सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में। तो जब अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति के पश्चात इनके किसी भी प्रकार की सेवा शर्तों में या और कोई भी अन्य जिससे इनको नुकसान होता हो, ठीक है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है इसमें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है आपको। फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। अर्थात कि जब ये अपने पद से मुक्त हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इसके पश्चात ये हमारी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण या कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड।
इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में किया गया है। तो इसे याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 320 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 320 के तहत कार्य करते हैं। तो कौन कौन सा कार्य करता है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 321। तो अनुच्छेद 321 में यह प्रावधान है कि राज्य को विधायिका कार्यों की सूची में कुछ नए कार्यों को भी जोड़ सकती है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य होते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश की विधायिका इसमें और मतलब लोक सेवा आयोग के और कार्यों को बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए और कार्य जोड़ सकती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता है तो इसके कार्यों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो पहला भाग होता है सामान्य कार्य और दूसरा होता है सलाहकारी कार्य। ये दो प्रकार के कार्य हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। तो पहला कार्य हम आपको बता रहे हैं हम सामान्य कार्य, फिर उसके बाद में बताएंगे हम आपको सलाहकारी कार्य। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला कार्य सामान्य कार्य। और जो सामान्य कार्य होता है तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कौन कौन से कार्य करता है ये देखिए इसमें। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए सामान्य कार्य में कि यह राज्य सेवाओं का भर्ती अभिकरण है। आ रहा समझ में, मतलब ये क्या करता है, तो हमारे राज्य स्तर की जो सेवाएं होती हैं उनकी भर्ती करता है ये, इसलिए इसे राज्य सेवाओं का भर्ती अभिकरण भी कहा जाता है। जिसके द्वारा राज्य लोक सेवाओं में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा का या प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता है और इसके माध्यम से राज्य सेवा के अधिकारियों को चयनित करता है या इनका चयन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है कि राज्य में सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य भी आयोग द्वारा संपादित किया जाता है और राज्य विधानसभा द्वारा आयोग सेवाओं के संबंध में सौंपे गए कार्य। आ रहा समझ में, तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जो राज्य में सिविल सेवक होते हैं इनकी भर्ती का कार्य भी आयोग करता है और जो राज्य विधानसभाओं द्वारा आयोग को सेवाओं के संबंध में अगर कोई कार्य सौंपा जाता है तो हमारा आयोग भी इस तरह के कार्य करता है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला आता है सलाहकारी कार्य। अब सलाहकारी कार्य में क्या करता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सलाहकारी कार्य में सलाह देता है। ठीक है, तो किन किन विषयों पर हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सलाह देता है, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट इसमें आता है कि लोक सेवाओं में भर्ती की प्रणाली से संबंधित प्रकरणों में। आ रहा समझ में, हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लोक सेवा में भर्ती की प्रणाली से संबंधित जो भी प्रकरण होते हैं तो उनमें हमारा आयोग सलाह देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट है कि लोक सेवाओं में नियुक्ति, पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण और उक्त नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा स्थानांतरण के उपयुक्त व्यक्तियों से संबंधित सिद्धांतों के विषय में सलाह देता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि राज्य शासन की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के अनुशासन संबंधी समस्त प्रकरणों में प्रस्तुत स्मरण पत्र, प्रार्थना पत्र आदि पर सलाह देता है हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि राज्य सरकार की सेवा के दौरान हुई क्षति के संदर्भ में पेंशन निर्धारण के मामले में सलाह देता है। आ रहा समझ में। तो जब कोई भी हमारा राज्य का सिविल सेवक सेवा में कार्य करता है और सेवा के दौरान अगर उसे किसी प्रकार की क्षति होती है, नुकसान होता है, तो उसके बारे में भत्ते की, पेंशन की सिफारिश करता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके बाद फिर अगला है इसमें कि राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी विषय पर सलाह देना। यदि राज्यपाल इन्हें कोई निर्देश देते हैं तो उससे संबंधित भी हमारा आयोग राज्यपाल को सलाह देते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि चयनित प्रत्याशियों के नामों की शासन से अनुशंसा करना। तो जो कैंडिडेट या जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनके
नाम की हमारे मध्य प्रदेश सरकार को अनुशंसा करता है या सिफारिश करता है या संस्तुति करता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि शासन द्वारा की गई तदर्थ नियुक्तियों का अनुमोदन करता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर तदर्थ शब्द आया है, तो तदर्थ का अर्थ क्या हो जाता है? अस्थायी। ठीक है, तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार यदि कुछ अस्थायी नियुक्तियां भी करना चाहती है तो उससे संबंधित भी हमारा आयोग सलाह देता है। इसके बाद फिर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण, मतलब कि जो अस्थायी नियुक्तियां होती हैं उन्हें आगे चलकर निरंतर रखना है या नहीं रखना है, इससे संबंधित सलाह भी हमारा आयोग देता है। इसके बाद फिर जो पदोन्नति की बात आती है तो पदोन्नति के संबंध में भी आयोग सलाह देता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की सब सलाह हमारा आयोग देता है जो आपको याद रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट या इसका प्रतिवेदन। देखिए इसमें प्रतिवेदन, तो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत अपना प्रतिवेदन पेश करता है, तो इसके लिए एक अनुच्छेद आपको याद रखना होगा। तो अनुच्छेद 323 में यह प्रावधान है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों या क्रियाकलापों के संबंध में राज्य के राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन देता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राज्य का लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो ये राज्यपाल को देता है, याद रखना। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, तो राज्यपाल इस रिपोर्ट को फिर विधानसभा में रखवाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर आगे देखिए, तो अभी हमने आपको बताया है कि जब हमारा लोक सेवा आयोग राज्यपाल को रिपोर्ट देते हैं तो राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाते हैं, विधानमंडल में। अब विधानमंडल का अर्थ क्या है, तो विधानमंडल ये हमारे राज्य स्तर की विधायिका होती है, कानून बनाने का, नियम अधिनियम बनाने का कार्य करती है। ठीक है, और इस विधानमंडल में हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा और राज्यपाल आते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए पॉइंट इसमें, तो अगला पॉइंट है कि ज्ञापन पत्र में यह उल्लेख रहता है कि सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर अमल कैसे किया है और किसी सिफारिश को अगर नहीं माना है तो उसका कारण क्या है, इससे संबंधित भी ज्ञापन यहाँ पर पेश किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन या उसकी रिपोर्ट समाप्त होती है। अब इसके बाद में देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भूमिका। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भूमिका किस प्रकार की होती है, तो ये अब आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें इसका पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है इसमें कि प्रशासन हेतु योग्य एवं दक्ष सिविल सेवकों की भर्ती हेतु त्रुटि रहित परीक्षा प्रणाली संपन्न करना। ठीक है, ये इसकी भूमिका होती है। तो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रशासन के लिए जो योग्य और दक्ष सिविल सेवक होते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करता है, मतलब इनके लिए परीक्षा का आयोजन करता है। और इसके लिए एक परीक्षा, एक प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार लिया जाता है। ठीक है, जो कि त्रुटि रहित परीक्षा प्रणाली होती है हमारे आयोग की, इसे संपन्न करता है। ये इसकी पहली भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना, ये इसकी भूमिका का दूसरा पॉइंट होता है। आ रहा समझ में? इसका अर्थ है कि हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जब परीक्षा का आयोजन करता है, भर्ती करता है, तो भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है या निष्पक्षता से भर्ती की जाती है और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से भर्ती की जाती है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों के विनियमन में राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्यों का संपादन भी हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो अगला है इसमें भूमिका का पॉइंट कि लोक सेवा संबंधी नीतियों के कुशल संचालन करना। आ रहा समझ में? तो लोक सेवा से संबंधित अगर कोई नीति है तो उसका संचालन भी आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि लोक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखता है। तो आयोग के द्वारा जब भर्ती की जाती है तो इसमें पारदर्शिता को
स्थायी बना रखता है या पारदर्शिता को बनाए रखता है। पारदर्शिता का अर्थ क्या है कि हमारा आयोग जो कार्य करता है वह स्पष्ट हमारे जो कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उन्हें दिखें। ठीक है, आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में स्पष्ट हमारे अभ्यर्थियों को पता होता है, जिसे कहते हैं हम पारदर्शिता। तो पारदर्शिता को हम एक शब्द में याद रख सकते हैं, जानकारी का खुलापन। ठीक है, हमारा आयोग किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं छुपाता है। इसके बाद फिर अगला है प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रतियोगी माहौल तैयार कर मानव संसाधन का विकास करना। ठीक है, तो आपने परीक्षा दी होगी, प्रीलिम्स और मेंस दिए होगा, तो हमारा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है और इन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रतियोगी माहौल तैयार करता है और मानव संसाधन का विकास करता है। इसके बाद फिर अब आयोग की आलोचना। तो आयोग की आलोचना क्या है फ्रेंड, ये देखिए इसमें। तो इसकी आलोचना में देखिए, पहली आलोचना है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से न होकर राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर की जाती है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, ठीक है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर, या राजनीतिक हित से ग्रसित होकर इनकी नियुक्ति की जाती है। आ रहा समझ में? ये पहली आलोचना का पॉइंट है। और दूसरी आलोचना का पॉइंट है कि परीक्षा पद्धति परंपरागत ढंग की है, जिससे प्रतियोगियों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, समझने की क्षमता घटती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगली आलोचना का पॉइंट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित नहीं कर पाते, अर्थात आकर्षित करने की जगह वे भयभीत करते हैं। हमारा समझ में, मतलब आयोग का जो विज्ञापन आता है तो आयोग का विज्ञापन योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित नहीं करते बल्कि उन्हें भयभीत करने जैसा होता है। इस प्रकार का विज्ञापन आता है हमारे आयोग का। इसके बाद फिर अगला है इसमें आलोचना का पॉइंट कि परीक्षा पद्धति अत्यधिक लंबी होने से अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी होती है। हमारा समझ में? इसके बाद में परीक्षाओं के पर्चे लीक होने जैसी घटनाओं ने आयोग के कार्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो कई बार आपने सुना होगा कि आयोग की जो परीक्षा पद्धति होती है बहुत लंबी होती है। कभी कभी एक जो वैकेंसी आती है इसकी, तो उसको पूरा करने में लगभग 2 साल 3 साल का समय भी लग जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर जिससे क्या होता है, समय की बर्बादी होती है। और कभी कभी परीक्षाओं के लिए जो पर्चे तैयार होते हैं, जो पेपर तैयार किए जाते हैं, तो ये लीक होने जैसी घटनाएं भी सुनने को आती हैं। आ रहा समझ में? जिससे आयोग के कार्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि कई बार आयोग द्वारा समय पर अपना वार्षिक प्रतिवेदन भी नहीं प्रस्तुत किया जाता है, अतः सरकार भी उसकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं देती और सरकार भी इसकी सिफारिशों के प्रति उदासीन हो जाती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि परीक्षा प्रणाली के संबंध में आयोग द्वारा प्रतियोगियों के लिए किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध न होने से उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये इसकी आलोचनाएं हैं किसकी? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसके बाद फिर अगली आलोचना का पॉइंट देखिए कि विज्ञापित किए गए पदों की संख्या परीक्षा प्रक्रिया के बीच में भी घटा बढ़ा दी जाती है। मतलब जब आयोग का विज्ञापन आता है, तो जब आयोग का विज्ञापन आता है तो उस समय पदों की जितनी संख्या होती है तो आगे चलकर कभी घटा भी देते हैं और कभी बढ़ा भी दी जाती है, जिससे प्रतियोगियों में या प्रतियोगिताओं में अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। अब जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको लगता है कि यार आयोग का कोई भरोसा नहीं है, कभी तो पद की संख्या बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट है इसमें कि आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली साक्षात्कार पद्धति भी दोषपूर्ण होती है। कई बार सुनने में आता है कि इंटरव्यू में इसको नंबर कम मिले, उसको ज़्यादा मिले, ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि परीक्षा हॉल में एक ही विषय के प्रतियोगियों को एक साथ बैठाना भी यह एक दोषपूर्ण व्यवस्था है। जब एग्जाम होती है तो एक जैसे प्रश्न पत्र होते हैं, सबको साथ में बैठा देते हैं, तो यह भी एक दोषपूर्ण पद्धति है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि परीक्षाओं का आयोजन प्रतिवर्ष निश्चित समय पर ना हो पाना या विलंब होना। आ रहा समझ में? तो जब परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो कभी कभी प्रतिवर्ष नहीं हो पाता है,
ठीक है। और प्रतिवर्ष अगर आयोजन होता भी है तो समय पर नहीं होता। जैसे जिस तारीख को एग्जाम होने वाली थी, पता चला कि वो तारीख को पोस्टपोन कर दिया और आगे बढ़ा दी उस डेट को। ये इस प्रकार की समस्याएं हैं। इस आधार पर हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आलोचना की जाती है। इसके बाद देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। अब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इसका अर्थ क्या होता है? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जब एक लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाता है तो उसे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है। तो हमारे भारतीय संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो इसमें देखिए आगे कि इसके गठन, तो गठन संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की तरह प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा न होकर राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा अधिनियम पारित करके इस संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद फिर ऐसा कभी हुआ था कि हमारे भारत में, तो वर्ष 1966 की बात है। वर्ष 1966 में पंजाब से पृथक हुए हरियाणा, ठीक है, तो पंजाब के लिए अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड। तो भविष्य में भी अगर किसी राज्य को ऐसा लगता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को ऐसा लगता है कि हम एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग स्थापित करना चाहते हैं तो स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए हमारे संसद को एक अधिनियम पारित करना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो आगे देखिए, इसमें जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके बाद में इसमें जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, तो इनका कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, 62 ईयर, इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर रहकर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो सदस्य होते हैं, तो सदस्य राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर भी पदमुक्त हो सकते हैं तथा राष्ट्रपति के द्वारा भी उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट होता है कि आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के सेवा संबंधी शर्तों का निर्धारण हमारे राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हमने आपको जानकारी प्रदान की है। तो इसी के साथ आज का हमारा यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का टॉपिक समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।